गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रिदेश कुमार आज क्लास 9 का मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर लेकर आया हूं केमिस्ट्री से। आज हम लोग क्लास 9 का मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर में आपको मैटर और मैटर से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ जानने हैं। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में मैंने काफ़ी कुछ स्लाइड्स में लिखा है। बेसिकली जब आप इसे पढ़ रहे होंगे या वीडियो देख रहे होंगे, काइंड रिक्वेस्ट है, आप टेक्स्ट बुक तो पढ़ ही चुके हैं, आप एक कॉपी लेकर बैठें ताकि आप कुछ नोट्स या कुछ ज़रूरी चीज़ हो उसे आप लिख सकें और जो प्रॉब्लम है उसे आप पूछ सकें। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आता है, चैप्टर का जैसे नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। फर्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या है। जैसे ही आप चैप्टर पढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है कि मैटर क्या है। ए वेरी सिंपल आंसर जो आप बहुत पहले से जानते हैं, यू नो इट वेरी वेल। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड एज मैटर। कोई भी चीज़ जो मास ऑक्यूपाई, जिसके पास मास हो और स्पेस लेता हो, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। दैट मीन्स मैटर होने का एसेंशियल क्राइटेरिया है, दो क्राइटेरिया होता है, एक है स्पेस, दूसरा है मास। नाउ सेकेंड थिंग वेरी ऐसे यहाँ आता है कि क्या एनर्जी मैटर है। इज एनर्जी मैटर, क्या एनर्जी मैटर है। आंसर इज नो, एनर्जी इज नॉट ए मैटर। जैसे क्वेश्चंस टीचर्स अक्सर क्लास में करते हैं, इज लाइट मैटर, यस देन वाई, इफ नॉट देन वाई। क्या लाइट मैटर है, क्यों और क्यों नहीं। ये क्वेश्चन पूछने के पीछे कारण है कि यू कैन सी लाइट इज एवरीवेयर, तो लाइट तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो क्या लाइट मैटर है। आंसर इज नो। और सेकेंड आंसर ये भी है कि लाइट स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, लाइट जस्ट स्प्रेड। आप किसी सरफेस पे लाइट जला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे ऑक्यूपाई किया। आप उस सरफेस पे कोई और चीज़ रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक वाइट शीट ले लीजिए या एक टेबल ले लीजिए, टेबल पे आप एक लाइट जला रहे हैं, तो व्हाट हैपन्स, आप उस टेबल जिस पे लाइट अब जल रहा है वहाँ पर आप चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं, बट इन प्लेस ऑफ लाइट आप एक बहुत पतला सा पेपर ले लीजिए और उसे टेबल पे रख दीजिए। क्या अब आप उस जगह पे कोई और चीज़ रख सकते हैं। आंसर इज नो। आप जो भी रखेंगे वो पेपर पे रखाएगा, टेबल पे नहीं रखाएगा। वो पेपर काफ़ी पतला सा था बट स्पेस ऑक्यूपाई किया, बहुत कम मास था लेकिन स्पेस उसका कुछ मास आया। वी कैन से दैट पेपर इज मैटर, डजेंट मैटर कितना हल्का है, वह स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और उसके पास मास है। बट लाइट, आप किसी तराजू पे लाइट जलाने से क्या तराजू का मीटर बदल जाता है। अगर आप डिजिटली उसे मेज़र कर रहे हैं, सपोज आपने 1 kg कोई चीज़ तो लाया, अब आप उस पर अगर लाइट जलाते हैं तो क्या वो 1.1 kg हो जाता है, 1.01 भी होता है। आंसर इज नो, लाइट के जलने से वजन नहीं बढ़ता है। सेकेंड थिंग इज वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है। सो व्हाट विल बी योर आंसर। नो, लाइट इज नॉट ए मैटर, लाइट मैटर नहीं है। इट डू नॉट हैव मास एंड डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, इट जस्ट स्प्रेड। इसके पास मास नहीं होता है, ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, ये बस फैलता है। नेक्स्ट है मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर इज नॉट ए सिंगल थिंग, इट इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। कोई भी चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं मैटर का, वो कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो एक सॉलिड, एक सिंगल ब्लॉक है। इवन आप अपना एक बाल देख रहे हैं या फिर अपने नाखून के टुकड़े को देख रहे हैं तो वो एक सिंगल उतना बड़ा चीज़ नहीं है, वो छोटे छोटे कई सारे चीज़ों से जुटकर बना है। मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ एटम्स मौजूद है उस एक एटम को बनाने के लिए। मैटर अकेले एक चीज़ से बना हुआ नहीं रहता है, ये कई सारे पार्टिकल्स से जुटकर बने रहते हैं। पार्टिकल्स की संख्या कितनी होती है वो आप इसी साल चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एक मैटर को हम लोग कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली बहुत सारा तरीका है क्लासिफाई करने का, लेकिन मैंने 2 पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्सप्लेन किया
ये आपके क्लास 9 में आपको दोनों पढ़ना है, एक फर्स्ट चैप्टर में और एक सेकेंड चैप्टर में। तो मैं बस वही 2 क्राइटेरिया ले रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। आप फिजिकल स्टेट के आधार पे एक मैटर को सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, 3 चीज़ आपको पहले से मालूम है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इस साल आप 2 चीज़ पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। सो फिजिकल स्टेट के आधार पे मैटर को 5 चीज़ में बांटा जाता है। नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर के हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया क्लास 9 में ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे मैं और भी तरीके से बांट सकता हूँ, लेकिन जो आपने 9th में पढ़ना है उस हिसाब से हम लोग इसे 3 चीज़ में बांटेंगे, एलिमेंट में, कंपाउंड में और मिक्सचर में। और भी तरीके से मैटर को बांटे जा सकते हैं, मैंने सिर्फ 2 पॉइंट ऑफ व्यू से बांटा है क्लास 9th को ध्यान में रखते हुए। नाउ लेट अस सी एविडेंस ऑफ पार्टिकल इन मैटर। पार्टिकल्स मैटर में मौजूद हैं, इसका सबूत क्या था? व्हाट वेयर द एविडेंस? कैसे मान लें कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। जैसे आपका बुक है, बुक एक सिंगल बहुत मोटी चीज़ नहीं होती, वो छोटे छोटे पेजेस से बने रहते हैं। देखते हैं पतले पतले बुक रहते हैं, पतले पतले पेजेज रहते हैं, 250-300 पेज मिलकर एक बुक बनता है। नॉट इवन वो पेजेज स्मॉलेस्ट यूनिट है, उस पेजेस पे छपे हुए देखेंगे आप डायग्राम है, पैराग्राफ्स है, वो पैराग्राफ में एक वर्ड रहते हैं, वर्ड में एक अल्फ़ाबेट रहता है। सो आप देखें बुक जो है एक अगर चेन की तरह देखा जाए तो बुक्स आर मेड अप ऑफ पेजेस, पेजेस के अंदर में डायग्राम्स एंड रिटन मैटर। अगेन रिटन मैटर में पैराग्राफ्स होते हैं, पैराग्राफ के अंदर में वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स के अंदर में अल्फ़ाबेट होते हैं। अब आपने देखा एक चेन बन गया कि इतने सारे छोटे छोटे चीज़ मिलकर बने हुए। वैसे ही मैटर भी बहुत सारे छोटे चीज़ से मिलकर बना रहता है, बट इसे प्रूफ कैसे किया जाए कि छोटे छोटे चीज़ से बने होते हैं। सो 2 एक्सपेरिमेंट निकल कर आए, पहला था डिफ्यूज़न और दूसरा था ब्राउनियन मोशन। रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट ने किया था, तो उन्हीं के नाम पे आया ब्राउनियन मोशन। ये 2 एक्सपेरिमेंट्स जो थे हमें ये प्रूफ करने पे मदद किए, ये प्रूफ करने में कि मैटर जो है वो छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। सो वही कंक्लूजन क्या आया कि मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन मैटर। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको मैटर में मौजूद होते हैं। सो पहला चीज़ आपको जैसे क्वेश्चन आएगा कि भाई ये डिफ्यूज़न क्या है और ब्राउनियन मोशन क्या है, तो बेसिक पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर आगे तो पूरा एक्सप्लेनेशन है ही। सो डिफ्यूज़न में पहले ये यहाँ पे बस आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है मूवमेंट का, आप इस चीज़ को भी बस समझें, आगे पूरी एक्सप्लेनेशन है। नेट मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी चीज़ का मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह होना, एक जगह से दूसरे जगह होना, हायर कॉन्सेंट्रेशन। जैसे आप लोगों ने हीट में पढ़ा था ना, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, तो वही जहाँ पे ज़्यादा गाढ़ा है कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे गाढ़ा का हुआ जहाँ उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा क्वांटिटी से कम क्वांटिटी की तरफ मूव करते हैं। यही चीज़ हो गया डिफ्यूज़न, मतलब कहीं पे ज़्यादा है वहाँ से आप मूव करके कम में चले गए, लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया। सेकेंड है आपका ब्राउनियन मोशन, जिगजैग मोशन। जिगजैग मोशन मतलब आड़ा तिरछा मोशन। आप बिल्कुल अपने स्कूल के लंच आवर को खुद को देख लें और स्टूडेंट्स को देख लें कि कोई फिक्स पाथ में नहीं रहता, जैसे तैसे जिसे जहाँ जाना है वैसे आ रहा है और जा रहा है। सो दैट इज़ जिगजैग मोशन। द जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल और रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन। तो ये जो जिगजैग मोशन या रैंडम मोशन है पार्टिकल्स का, उसको हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो ये 2 बेसिक डेफिनेशन थे। डेफिनेशंस अभी याद रखें ताकि आप जस्ट इसी में अगला टॉपिक समझने में मदद होगा। इसमें कहता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूज़न में। ब्राउनियन मोशन कहता है जिगजैग मोशन। ये दोनों थोड़ा बहुत रिलेटेड भी हैं, ये लेटर ऑन आप मालूम चलेगा कि डिफ्यूज़न हो रहा है और उसका तरीका है ब्राउनियन मोशन, कोई लीनियरली नहीं, ब्राउनियन मोशन के जरिए। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशंस। आपको जैसे मैंने बताया डिफ्यूज़न का और इस सारे चीज़ का कि होता क्या है। तो डिफ्यूज़न का आप एग्जाम्पल्स देखिए कि आप सपोज़ एक परफ्यूम अप्लाई करते हैं अपने शरीर पे या रूम में कहीं पे, या एक ग्लास ले लीजिए, एक बर्तन ले लीजिए, किसी भी एक बर्तन में
या रूम में एक जगह परफ्यूम अप्लाई कर दीजिए, और कुछ देर के बाद से वो परफ्यूम की जो खुशबू है, वो परफ्यूम की खुशबू पूरे रूम में फैल चुकी है और भी लोग उसको स्मेल कर सकते हैं। समवन, आप लोग में से कोई भी परफ्यूम लगा के क्लास आता है एंड विद इन फ्यू मिनट्स सभी को मालूम चलता है किसने परफ्यूम लगाया, समवन हैज आस्क्ड। सो ये क्या है, वो परफ्यूम एक सरफेस पे लगा हुआ था किसी के कपड़े में, किसी के स्किन पे, बट इट हैज़ नाउ स्प्रेड इन द होल क्लासरूम और इन द होल रूम। कैसे ये एक्सपैंड हो गया? अगर वो एक चीज़ रहता तो वो और जगह नहीं फैलता, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ था तभी ना फैला। तो ये एक एग्जांपल है। आप किसी बर्तन में एक परफ्यूम लगा दें और उसे ढक दें, दूसरे हॉलो बर्तन से, दूसरे हॉलो यूटेंसिल से ढक दें, एंड आफ्टर 10 मिनट्स या आफ्टर 1 और 2 मिनट इवन आप दोनों को अलग अलग कर दें, दोनों को सेपरेटली स्मेल करें, आपको दोनों में से खुशबू आएगी। सो आपने स्प्रे तो एक में किया था, दूसरे में कैसे चला गया? ये भी एक प्रूफ होता है कि परफ्यूम जो है ये आपको अप्लाई किए थे जब, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स थे और वो फैल गए। जहाँ पे एक जगह अप्लाई किए थे वहाँ उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी और वो फैल गए लाइटर कॉन्सेंट्रेशन में, तो डिफ्यूज़न हो गया उनका। ये गैस का एग्जांपल में आपने देखा। दूसरा है आपके घर के लिए, इसमें एक्सपेरिमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल के लैब पे डिपेंड है, अपने घर में कर सकते हैं कि घर में आपके इंडिगो नील होगा, उसे एक बाल्टी में डाल दें और मिक्स मत कीजिए, छोड़ दीजिए उसे। बाल्टी हटाइए, आपके पास कांच की ग्लास है, उसमें पहले नील डालकर पानी डाल दीजिए धीरे धीरे और छोड़ दीजिए उसे काफ़ी देर तक। आप उसके बाद भी देखेंगे कि टॉप ऑफ द वाटर, आपने मिक्स नहीं किया है फिर भी टॉप ऑफ द वाटर में हल्का नीलापन आ गया, वो ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर नहीं रह गया। बगल में दूसरा वाटर जो अनमिक्स्ड है उस ग्लास को रख कर देख सकते हैं, उस बाल्टी को रख कर देख सकते हैं, आप उसके पानी में पाएंगे कि कोई नीलापन नहीं है, जबकि दूसरे जिसमें इंडिगो था वो हल्का टॉप पे भी नीला है। हाँ, हर जगह कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल गाढ़ा नीला नहीं है, कहीं ज़्यादा होगा कहीं पे कम होगा। सो अगर वो एक ही चीज़ से बना रहता तो किसी एक कोने में रहता, हर तरफ फैल गया, मतलब क्या है कि वो इंडिगो मिलियंस ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं और वो स्प्रेड कर गया। तीसरा एग्जांपल यही दिया हुआ है आपके कि किसी ग्लास में आप चीनी रख दीजिए और मिलाइए नहीं, और उस पानी में उसको डाल दीजिए, मतलब उस ग्लास में पानी डाल दीजिए और कुछ देर उसे स्थिर रहने दें, लिव इट स्टिल फॉर फ्यू आवर्स एंड देन टेक 1 स्पून फ्रॉम द टॉप ऑफ दैट ग्लास। एक चम्मच उस ग्लास के टॉप से पानी को लीजिए, आप पे हल्का मीठा लगेगा। सो शुगर वॉज एट द बॉटम और पानी आपने उठाया है टॉप से, स्टिल स्वीटनेस इज देयर। क्यों? क्योंकि वो चीनी का कुछ हिस्सा पानी में डिज़ोल्व होकर हर जगह पहुंच गया है। दैट्स वाई यू कैन फील द स्वीटनेस। ये 3 एग्जाम्पल से हम कह सकते हैं कि वो चीनी अकेले नहीं बना हुआ था, वो नील अकेला पार्टिकल्स का नहीं था, वो परफ्यूम अकेले पार्टिकल्स का नहीं था। इट वॉज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ particles. So these all process has happened due to process of diffusion. ये जो सारे process थे, तीनों examples जो लिए हैं, ऐसे हज़ारों example हैं। अब आप एनालाइज करना है, आप सोचना है कि ये क्या हो रहा है। जैसे आप खाना बनाते हैं तो खाना का स्मेल हर जगह आ रहा है, आपके गैस में क्या बना हुआ है, यू कैन सेंस फ्रॉम द राइट फ्रॉम द गेट कि आपके घर के किचन में गैस चूल्हे पे क्या बन रहा है। सो द अरोमा ऑफ फूड हैज स्प्रेड इन एयर, दिस इज ड्यू टू प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब इसका पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन कि ये आपका एक सॉलिड ब्लॉक था, दिस वन इज अ सॉलिड ब्लॉक। अगर हम इसे जूम कर कर देखें तो ये इसके अंदर में छोटे छोटे पार्टिकल्स करके दिखाए गए हैं कि ये इन छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए थे। चलो ये चीनी मान लेते हैं, तो ये चीनी का एक ब्लॉक था, उसके अंदर इतने छोटे छोटे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मौजूद थे जो कि फैल गए। तो वही कह रहा है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल दैट हैव एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। अब यहाँ पे स्पेस की भी बात हो रही है। ये पार्टिकल्स जो हैं इनके बीच में जगह भी होता है और यही जगह हमें सॉलिड लिक्विड गैस पे ले जाता है। फिलहाल हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, फिलहाल हम बस यही चीज़ पे ध्यान देंगे क्योंकि ये एग्जाम्पल है, आगे भी पढ़ना है कि मैटर जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अब यही जो मैंने बोल रहा था, ये लैब सेटअप है। तो यहाँ पर पोटेशियम पर मैग्नेट रखा गया है।
आपके पास पोटेशियम पर मैग्नेट नहीं है तो यू कैन टेक जस्ट इंडिगो, जो मैंने बोला है कि आप इंडिगो ले सकते हैं, या आपके घर में रंग होली खेलते हैं तो रंग होगा, किसी भी तरह का रंग ले सकते हैं एंड पुट इट एट द बेस। यहाँ पे आपके पास ये सिलेंडर नहीं है तो आप शीशे के ग्लास ले सकते हैं। व्हाट विल हैपन, आप बेस में इंक को रख दें या फिर आप व्हाट यू कॉल्ड इंडिगो को रख दें और ऊपर से पानी मिला दें। कुछ देर के बाद आप स्टिल छोड़िएगा तो देखेंगे, इफ़ यू विल टेक स्नैप ऑफ एवरी टाइम, ये हल्का सा डाइल्यूशन आया। फिर ये थोड़ा देर और छोड़ेंगे तो ऐसे आया और इसके बाद ये पूरा आ गया। चूँकि ये पोटेशियम पर मैग्नेट था तो बड़ा यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर गया। आप नील लेंगे तो मोस्टली यू विल फाइंड लाइक दिस टाइप, सेकेंड वन, आप सेकेंड वन की तरह से आप फाइंड करेंगे। वाई? बिकॉज ऑफ डिफ्यूज़न की ये नील छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए थे और कुछ पार्टिकल्स उसके स्प्रेड कर गए, वाइल मैक्सिमम्स वेर हैवी और वो सेडिमेंट करके नीचे में ही बैठे हुए हैं। अगर ये पोटेशियम परमैंगनेट आप लैब में लेंगे तो आपको कुछ देर बाद से बिल्कुल ऐसा सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूज़न। नेक्स्ट इसी चीज़ को देखिए, जब आपने एक इंक डाला है, पोटेशियम परमैंगनेट डाला, तो देखिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन एक जगह हायर थी, धीरे धीरे समय के साथ लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया है डाई मॉलिक्यूल्स। डाई मतलब इंक, वही जो रंग हो गए, डाई हो गए, कोई भी जो रंग होते हैं। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट का भी कलर पर्पल होता है, आप उसे भी डाई कर सकते हैं या कोई भी रंग ले सकते हैं, कपड़े रंगने का रंग या फिर वो लिखने का रंग। तो ये वो डाई था, जैसे ही आप एक जगह मिलाए हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी गाढ़ा थी और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स दिखाए गए। कुछ देर के वैसे डाल के हटा दिया गया और स्टैंड स्टिल छोड़ दिया गया, पार्टिकल्स फैलना शुरू हुए। पहले एक जगह थे, धीरे धीरे फैल रहे हैं, कुछ देर के ऐसे पूरे बाल्टी में या पूरे बीकर में फैल गए। वाई? क्यों फैल गए ये? बिकॉज ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम था, ये हायर से लोअर की तरफ फैल रहे हैं। यहाँ ज़्यादा था और हर तरफ कम था, अभी इतने दूर में है, धीरे धीरे जब तक कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस नहीं कर लेंगे तब तक ये फैलते रहेंगे। टाइम लगता है, हर एक पार्टिकल्स को फैलने में समय लगता है। अगर आप उसे एक्सटर्नली मिक्स करेंगे तो जल्दी मिक्स हो जाएगा, धीरे धीरे मिक्स करेंगे तो धीरे धीरे मिक्स होगा। नेक्स्ट इसी चीज़ का एग्जांपल दिखाया गया है कि एक जगह कॉन्सेंट्रेशन हाई था और अब ये स्प्रेड करके हर तरफ फैल गया है, कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया है। तो यही है आपका डिफ्यूज़न। नेक्स्ट है आपका ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन कहता है द रैंडम जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन। छोटा सा डेफिनेशन है। रैंडम मतलब कोई फिक्स पाथ नहीं है, इस बार अगर वो दाहिने गया है तो अगली बार बाएं जाएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं। फिर दाहिने, फिर दाहिना, फिर बायां, कैसे भी। रैंडम मतलब होता है कोई चीज़ फिक्स नहीं। और जिगजैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा, मतलब जिगजैग कहिए रैंडम कहिए, बात एक ही हुआ कि रैंडम या जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन। रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इवन व्हेन दे आर नॉट डिस्टर्ब। एक पार्टिकल्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने क्या किया, पॉलन ग्रेन्स ले लिए और उसे पानी के एक सरफेस पर रख दिए, एक बकेट ऑफ वाटर या एक बीकर ऑफ वाटर, और उस वाटर जार को वैक्यूम में रख दिया। पहले हवा में रखे थे हर जगह ओपन रूम में, एंड देन ही पुट इट इन द वैक्यूम। अब उस वाटर को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, देयर वाज नो मीडियम प्रेजेंट। उसे पॉलन ग्रेन मतलब सिचुएशन ऐसा है कि एक ग्लास है, ग्लास में पॉलन ग्रेन है और वो ग्लास विथ पॉलन ग्रेन एक वैक्यूम के अंदर में, जिसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। व्हाट हैपेंस कि अब उस पॉलन ग्रेन को मूवमेंट नहीं होना चाहिए था, बट स्टिल पॉलन ग्रेन वाज मूविंग। पॉलन ग्रेन अभी भी मूव कर रहा था। भाई कैसे मूव किया? सो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो थे वो उस पॉलन ग्रेन को धक्का देकर इधर से उधर फेंक रहे थे। वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कारण तो वाटर के सरफेस पे मोशन आता ही है, इंटरनल मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो इन मोशन। और वो मॉलिक्यूल्स जब एक से दूसरे जगह जा रहे थे तो वो पॉलन ग्रेन से टकरा रहे थे। पॉलन ग्रेन्स के मास काफ़ी कम होते हैं और इस कारण से वो मोशन में थे।
सो ही कंक्लूडेड दैट पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन। इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि वाटर के पार्टिकल्स कांस्टेंट मोशन में थे। ये एक्सपेरिमेंट वो बाकी चीज़ के साथ भी किए एंड ही फाउंड दैट एवरी पार्टिकल्स वर इन कांस्टेंट मोशन। सेकंड है, further research shows that the particles of solid, liquid and gas are constantly moving, just their rate of motion is different। आगे का रिसर्च में पाया गया कि ये सिर्फ लिक्विड ही नहीं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी, तीनों के पार्टिकल्स मूवमेंट में हमेशा रहते हैं, बस उनका मोशन अलग अलग होता है। सॉलिड में मोशन मिनिमम होता है और काफ़ी धीरे होता है, नॉट ओनली मिनिमम, इट्स वेरी स्लो, जबकि गैस का मोशन काफ़ी तेज और मैक्सिमम होता है। मीन्स ब्रोनियन मोशन गैस में सबसे तेज़ी में और बहुत ज़्यादा देखा जाएगा, सॉलिड में बहुत धीरे और बहुत कम देखा जाएगा। सॉलिड के ब्रोनियन, चलिए वो डिफ्यूज़न के एग्जांपल में बताऊंगा। अब यही देखिए, ब्रोनियन मोशन का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। पार्टिकल 1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे गया, 3 से 4, 4 से 5। आप देख रहे हैं कोई फिक्स पाथ नहीं है कि इसको किधर जाना है, ये बस पाथ दिखाया गया है। ये ज़रूरी नहीं कि यही पाथ होता है, आपको जहाँ मन वहाँ डॉट दे दो और जिसको एरो दिखाना है उसे दिखा दो। ऐसा नहीं कि 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6, कोई फिक्स पैटर्न नहीं। 3 से 4 यहाँ, 5 से यहाँ, 5 से 6 देखिए कहाँ गया, 6 से 7 यहाँ, 7 से 8 इतना ही पे आया, 8 से फिर 9 यहाँ, 9 से 10 यहाँ, 10 से 11, 11 से 12, 13, 14, इसी 13-14 पॉइंट्स लेकर आपको बताए हैं। यही इस पिक्चर का रिप्रेजेंट करना है कि ये मोशन कोई फिक्स पाथ नहीं होते हैं। आप पहली बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ये पाथ मिला, अगली बार आप उस कैमरा पे रिकॉर्ड करेंगे तो कोई और पाथ मिलेगा, तीसरी बार करेंगे कोई और पाथ मिलेगा। मीन्स कभी भी इसके पाथ फिक्स नहीं होते हैं, बस मोशन होते हैं। सो व्हाट वी कंक्लूड, पाथ इज नॉट फिक्स बट मोशन इज फिक्स, मोशन होते ही होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये आप अपने घर में देख सकते हैं। रूम को अंधेरा कीजिए और किसी छोटे से होल से सनलाइट को आने दीजिए, यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ डस्ट। अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो रूम अंधेरे करके पंखा बंद करें और मोबाइल के कैमरे के फ्लैश को ऑन करके रख दें। आप उसके सामने ऐसे ही डस्ट पार्टिकल्स को उड़ते हुए देखेंगे, जो हमारे आँख के, हमारे शरीर, हमारे रूम के अगल बगल कॉन्स्टेंटली मौजूद हैं, बट हमारे नेकेड आई से नहीं दिख रहे हैं, अंधेरे होने पे लाइट पे दिख रहा है। उनके मोशन को देख लें, वो भी एक रैंडम मोशन है। दोज आर इन ब्रोनियन मोशन, कि वो सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स इतने माइन्यूट सस्पेंडेड है कि नेकेड आई से नहीं दिख रहे थे ब्राइट लाइट में, वो आपको उस कैमरे के फ्लैश पे जैसे तैसे मूवमेंट करते हुए दिखेंगे। या यहाँ पे इस पिक्चर में सनलाइट में डस्ट पार्टिकल को दिखाया जा रहा है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ब्रोनियन मोशन, ये ब्रोनियन मोशन का एग्जाम्पल है। सो what we conclude from Brownian motion, the existence of Brownian motion gave us two conclusions about the nature of matter। Brownian motion से हमें 2 conclusion मिलता है। पहला conclusion है the matter is made up of tiny particles, matter जो हैं वो छोटे छोटे particles से बने हुए हैं। and दूसरा conclusion है the particles are constantly moving। so we have 2 conclusion from Brownian motion। पहला कि मैटर जो है वो छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, और दूसरा वो लगातार मोशन में भी वो स्थिर नहीं है। दैट मीन्स ये जो डस्ट पार्टिकल्स थे ये काफ़ी सारे छोटे पार्टिकल्स थे और वो एक जगह स्थिर नहीं थे, मोशन में थे। सो दिस इज कंक्लूजन ऑफ ब्रोनियन मोशन। नेक्स्ट आता है आपका डिफ्यूजन। डेफिनेशन आप पहले भी देख चुके हैं। So this is diffusion, the movement of molecules of substance from the area of higher concentration to the area of lower concentration। जो मैंने पहले भी बताया कि मूवमेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल एक जगह से, एटम कहिए, मॉलिक्यूल कहिए, कंपाउंड्स कहिए, एनीथिंग, वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। उस मूवमेंट के समय में यही चीज़ याद रखना होता है कि जहाँ उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाइयर है से वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, तब तक स्प्रेड करता है जब तक कि यूनिफॉर्मिटी ना आ जाए। फॉर एग्जांपल यू अप्लाई परफ्यूम, देखते हैं आप आज अप्लाई किए हैं, 3 दिन 4 दिन के बाद से वो सरफेस से ख़त्म होते जाता है। इफ़ इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम इट कैन बी स्मेल्ड फॉर 2 to 3 days फ्रॉम ए क्लॉथ सरफेस। उसके बाद से वो ख़त्म क्यों हो गया? वो लगातार डिफ्यूज़ कर रहा है, लगातार उसकी कॉन्सेंट्रेशन उस कपड़े के पे हाइयर थी और एनवायरनमेंट में लो थी।
जिस समय उस कपड़े की कॉन्सेंट्रेशन और इन्वायरमेंट की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम में आ गया, फिर अब स्मेल सेंस नहीं होगा, आप कहते हैं कि परफ्यूम का असर ख़त्म हो गया। सो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स थे वो इस इन्वायरमेंट में लगातार स्प्रेड करने से, डिफ्यूज़ करने से कॉन्सेंट्रेशन उनकी कम होती चली गई। अब इसके सिग्निफिकेंस एंड एग्जांपल्स, ये मेनली क्लास 10 का है, बट आई हैव टू एक्सप्लेन कि इसका ज़रूरत कहाँ होता है। A good example is that the waste material like carbon dioxide move out of the cells and oxygen matter enter in the cell through the process of diffusion। हमारे lungs में 10th में आप पढ़ेंगे कि एलोवेली में जब हम लोग सांस लेते हैं रेस्पिरेशन में, तो एलोवेली में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं that takes place by the process of diffusion। मीन्स लंग्स एलोवेली से ऑक्सीजन ब्लड में जाना और ब्लड से CO2 का लंग्स के एलोवेली में आना, दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। दूसरे सिग्निफिकेंस होते हैं कि इट हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन साइटोप्लाज्म यूनिफॉर्मली। ये साइटोप्लाज्म जो सेल बॉडी में होते हैं उनमें मटेरियल्स को यूनिफॉर्मली स्प्रेड करने में मदद करते हैं। हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस, जो यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है कि रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए मदद करते हैं। द पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर अट्रैक्टेड बाय द ऑडिफेरस केमिकल प्रेजेंट इन द फ्लावर्स। जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये अट्रैक्ट होते हैं। ऑडिफेरस मतलब गंध, ऑर्डर मतलब हो गया गंध, तो गंध से केमिकल प्रेजेंट्स जो फ्लावर में होते हैं वो आपको अट्रैक्ट होते हैं। इसके अलावा डिफ्यूज़न प्रोसेस से अमीबा आपको बॉडी में अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट करता है, असिमिलेट करता है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं डिफ्यूज़न का जो आप कमिंग इस 9th में और 10th में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको डिफ्यूज़न के एग्जांपल्स में देखिए वही एक एग्जांपल बताए कि एक जार ले लिया गया, इसमें ब्रोमीन है और एक ढक्कन से लगा हुआ है। यहाँ इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ब्रोमीन एक ब्राउन कलर का जार से के लिक्विड वेपर होता है, तो ये ब्राउन कलर से दिखा रहा है, गैस जार है जिसमें